स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फ़िज़िक्स की न्यू बुक पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी ऑफ 2025। इस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन स्टार्ट किया है, जिसका आर्टिकल 2.5 मोशन अंडर ग्रेविटी आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 2.4 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी थी, फिर उनकी डेरिवेशंस पढ़ी थी ग्राफिकल मेथड से और जब्रिक मेथड से। तो मोशन अंडर ग्रेविटी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके नेक्स्ट आर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, जो कि हम लोग इस आर्टिकल के बाद पढ़ेंगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी देखेंगे, मोशन का क्या मतलब होता है। मोशन का मतलब होता है कि बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब है कि वो मोशन में होती है। अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी का क्या मतलब होता है। 17वीं सदी की बात है कि सर आइजैक न्यूटन जो है वो एक दरख्त के नीचे बैठे थे, सेब के दरख्त के नीचे, और उन्होंने देखा कि एक जो सेब है वो दरख्त से टूटकर नीचे गिर रहा है। तब उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये जो सेब है वो नीचे क्यों गिरा है, ये ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो फिर उन्होंने डिस्कवर किया कि ज़मीन पर एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स है, जिसको हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हैं, जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ खींच के रखती है। इसीलिए ये जो सेब दरख्त के ऊपर से दरख्त से टूट कर नीचे गिरा है, वो ज़मीन पर गिरा है, वो ऊपर की तरफ नहीं गिरा, क्योंकि ज़मीन पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिसने उस सेब को अपनी तरफ खींचा और वो नीचे गिर गया। देखें, कोई भी बॉडी है, अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है वो ऊपर से नीचे गिर रही है, कोई भी बॉडी है वो ऊपर से नीचे गिर रही है, तो जब वो ऊपर से नीचे गिर रही है, अगर उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, यानी कि ये एक पेंसिल है, मैं इसको नीचे गिराती हूँ, मैंने इसको ऊपर उठाया, मैंने इसको नीचे गिरा दिया, इस पेंसिल के ऊपर अगर सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, तो इस पेंसिल का जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी कि इस पेंसिल को जब मैंने ऊपर से नीचे गिराया, तो इस पेंसिल की वेलोसिटी में जो चेंज आया, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो इस पेंसिल की वो सेम है इन इक्वल यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि मैंने यहाँ पर ये मेरे पास एक पेंसिल है, मैंने इसको नीचे गिरा दिया और इस पेंसिल पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, तो इस पेंसिल की जो वेलोसिटी में जो चेंज आई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि इसका जो एक्सीलरेशन है वो भी कांस्टेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि 1 सेकंड, अगर इस पेंसिल को ऊपर से नीचे गिरने में 2 सेकंड लगे हैं, तो 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो 2 मीटर पर सेकंड है, और दूसरे सेकंड के बाद जो इसकी वेलोसिटी में चेंज आया वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि पहले सेकंड के बाद भी इसकी वेलोसिटी में जो चेंज है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दूसरे सेकंड के बाद भी उसकी वेलोसिटी में जो चेंज है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसका एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है। अब देखें, इस बॉडी को मैंने जब ऊपर से नीचे गिराया तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव किया है, इस बॉडी ने स्ट्रेट लाइन में मूव किया है। तो इसका मतलब है कि इसकी बॉडी जो है वो इसकी जो मोशन है वो लीनियर है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ये तो लीनियर मोशन को हम लोग लीनियर मोशन भी कहते हैं। यानी कि अगर बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करे, यानी कि एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, यानी हमारे पास फॉलिंग फ्रीली बॉडी है, ये बॉडी जो है फ्रीली फॉल कर रही है, पेंसिल ऊपर से नीचे फ्रीली फॉल कर रही है, तो इस पेंसिल के ऊपर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा और उसकी जो मोशन है वो लीनियर होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड होती है। जब एक बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है, तब जो उसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड होती है, यानी कि उसका जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है, और उसकी जो मोशन होती है वो रेक्टिलिनियर मोशन होती है बॉडी की, फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जब हमारे पास ग्रेविटी की बात होती है तो गलीलियो सर की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इटली के शहर बीजा में एक लड़का रहता था जिसको रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो हर छोटी सी छोटी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट्स करता था। तो उस वक़्त लोग ये कहते थे कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं जिनका मास डिफरेंट है, अगर हम उन दोनों चीज़ों को सेम हाइट से नीचे फेंकें तो वो दोनों चीज़ें जो हैं वो
एक साथ ज़मीन के ऊपर नहीं पहुंचती। लेकिन गलीलियो सर की ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर हमारे पास यानी कि दो डिफरेंट मैसेज हैं, यानी कि एक बॉल है जो कि लकड़ी की बनी हुई है और दूसरी जो बॉल है वो सिल्वर की बनी हुई है, अगर हम लोग इनको दोनों को सेम हाइट से नीचे फेंकेंगे तो ये दोनों जो बॉल्स हैं हमारे पास जो जिनका मैस जो है वो डिफरेंट है, वो एक ही टाइम पर ज़मीन पर पहुंचेंगी। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब ए रेजिस्टेंस एब्सेंट होगी, यानी कि इन कंडीशन ऑफ वैक्यूम। अगर हमारे पास वैक्यूम की कंडीशन है यानी कि ए रेजिस्टेंस नहीं है, तभी ये दो बॉडीज़ जो हैं जिनका मैस डिफरेंट है वो ज़मीन पर सेम टाइम पर पहुंचेंगे। इसलिए गलीलियो सर इन्होंने लीनिंग टावर ऑफ इटली से जो है वो दो बॉडीज़ फेंकी जिनका मैस डिफरेंट था, और वो दोनों बॉडीज़ जो है वो सेम टाइम पर ज़मीन के ऊपर पहुंची एक साथ। तो उन्होंने फिर ये ऑब्जर्वेशन की कि अगर हमारे पास ए रेजिस्टेंस ना हो और हमारे पास दो बॉडीज़ हैं जिनका मैस डिफरेंट है, और अगर हम लोगों ने उनको सेम हाइट से नीचे फेंका है तो वो ज़मीन पर एक ही साथ ही पहुंचेगी। इसी तरह अब देखिए हमारे पास एक बॉल है, एक बॉल की एग्जांपल ले रहे हैं, और एक जो हमारे पास एक शापर होता है यानी कि शॉपिंग बैग जो होता है हमारे पास, एक शापर की एग्जांपल ले लें। हमारे पास ये एक शापर है, तो हम अगर हम लोग एक शापर को और एक बॉल को फेंके नीचे सेम हाइट से, तो क्या बॉल पहले नीचे पहुंचेगी कि बॉल पहले नीचे पहुंचेगी, या जो शापर है हमारे पास वो नीचे पहले पहुंचेगा? तो हमारे पास पहले बॉल नीचे पहुंचेगी, क्योंकि ये जो शापर है उसका जो वेट है वो बॉल की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए जो हमारे पास वो बॉडीज़ होती हैं जिनका वेट कम होता है उनके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, ज़्यादा एक्ट करती है। तो इस शापर का वेट इस बॉल से बहुत ज़्यादा कम था, इसलिए शापर पर जो एयर रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा एक्ट की, जिसकी वजह से शापर को ज़मीन नीचे पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और ये जो बॉल थी हमारे पास वो उसका वेट इस शापर की निस्बत ज़्यादा था, तो ये जो बॉल है वो हमारे पास ज़मीन पर पहले पहुंच गई। तो गलीलियोस की जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास क्या हुई? अकॉर्डिंग टू द गलीलियो ऑल बॉडीज़ फॉल फ्रीली, यानी कि जब हमारे पास सारी बॉडीज़ जो है फॉल फ्रीली इन वैक्यूम अंडर द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि हमारे पास जब बॉडी फ्री फॉल कर रही होती है तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन हो रहा होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, क्योंकि उस बॉडी पर जो है वो ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है। अब देखिए फॉल फ्रीली, अगर हमारे पास कोई भी बॉडी फॉल कर रही है फ्रीली अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम लोग उसके एक्सेलरेशन को जी से रिप्लेस कर देंगे, और जी को जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो डिनोटेड बाय जी, उसको हम लोग इस जी से डिनोट करेंगे। तो जब हम लोग डिफरेंट बॉडीज़ को अलाउ करते हैं तो फॉल फ्रीली फ्रॉम सेम हाइट द ग्राउंड द हाइट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद सम वेलोसिटी, यानी कि जब हम लोगों ने ये एक बाल है उसको नीचे फेंका तो इसने ज़मीन के साथ स्ट्राइक किया, यानी कि ये बॉल मोशन में है। जब इसने ज़मीन के साथ स्ट्राइक किया तो वो मोशन में थी, यानी कि इस बॉल की कोई वेलोसिटी भी थी। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि डिफरेंट बॉडीज़ को जब हम लोग अलाउ करते हैं फॉल फ्रॉम सम हाइट, डिफरेंट बॉडी को जब हम लोग ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो ग्राउंड के साथ जो है वो स्ट्राइक करती हैं, ग्राउंड के साथ वो स्ट्राइक करती हैं। जब वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करती हैं तो उनके पास कुछ वेलोसिटी होती है। उसकी वेलोसिटी की वजह क्या होती है कि उनके पास वेलोसिटी क्यों होती है? क्योंकि वो जब ऊपर से नीचे गिरती हैं तो वो मूव करके गिरती हैं, यानी कि वो मोशन में होती हैं, इसलिए उनके पास वेलोसिटी होती है। जो चीज़ है वो है हमारे पास वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो जी है जिसको हम जी से डोनेट करते हैं उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होती है? तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जी इज इक्वल वो होती है जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट में इसकी जो वैल्यू होती है कि वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और जी की ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है या चेंज होती रहती है? ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या ये कांस्टेंट रहती है या चेंज होती जाती है? तो ये कांस्टेंट नहीं रहती, ड्यू टू हाइट इसकी जी की जो वैल्यू है वो
चेंज होती रहती है, यानी कि अगर हमारे पास अर्थ सरफेस पर जी की जो अर्थ सरफेस पर जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जब बॉडीज जो है वो अर्थ सरफेस से दूर होती जाती है यानी कि अपवर्ड मूव करती जाती है, तब जी की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो जी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहती। आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा था कि जब मून पर भी जी की वैल्यू जो है वो चेंज होती है, चांद पर जब हम लोग चले जाते हैं अर्थ से बहुत दूर, तब जो हमारे पास जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है। तो अगर आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या अक्सर एमसीक्यूज़ में ये चीज़ पूछी जाती है कि क्या जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है या मून पर बताएं कि जी की वैल्यू कितनी होती है, तो जी की वैल्यू जो है हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहती। ये जी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये तभी होती है जब अर्थ सरफेस के करीब होती है। जी की वैल्यू जब ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ सरफेस से दूर जाता है, तब यानी कि हाइट पर चला जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसकी जी की जो वैल्यू है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज होती रहती है। तो तब वहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं रहती बल्कि चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास साइन कन्वेंशन फॉर जी, यानी कि जी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव कब होगी और जी की जो वैल्यू है हमारे पास नेगेटिव कब होगी। तो हम लोग देखते हैं कि साइन कन्वेंशंस क्या है हमारे पास जी के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि जी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी फॉर फॉलिंग बॉडी जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होती है। आप लोगों को पता है कि जब बॉडी हाइट पर होती है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो के इक्वल होती है। जब वो बॉडी नीचे ज़मीन की तरफ गिरती है तभी उसकी वेलोसिटी जो ज़्यादा होती है, वरना हाइट के ऊपर उसकी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है तो वो ज़ीरो की इक्वल होती है। तो हम तब जो जी की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि जो बॉडी है वो अर्थ सरफेस की तरफ मूव करती है, तो इसलिए जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है जब कोई भी बॉडी अर्थ सरफेस की तरफ मूव करती है, क्योंकि जब वो अर्थ सरफेस की तरफ मूव करना शुरू करती है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो हम लोग कह सकते हैं जी इज़ टेकन पॉजिटिव फॉर अ फॉलिंग बॉडी, यानी कि जी जो है वो पॉजिटिव होता है फॉलिंग बॉडी के लिए जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी बॉडी जो है वो अर्थ सरफेस पे है, हम लोगों ने उसको हाइट के ऊपर लेकर जाना है, हाइट पर लेकर जाना है। तो जब हाइट पर लेकर जाने की वजह से हमें उसको कुछ फोर्स देनी होगी, तो जब हम लोग उसको कुछ फोर्स देंगे ऊपर लेकर जाने के लिए तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसको कुछ वेलोसिटी देंगे ताकि ऊपर की तरफ मूव कर जाए, तो उसकी जो फिर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो नहीं होगी। तो जी की वैल्यू नेगेटिव तब होती है जब बॉडी जो है वो अर्थ सरफेस से ऑपोजिट मूव करे और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो ना हो। तो अब देखें हमारे पास जी इज़ टेकन नेगेटिव फॉर अ बॉडी, उस बॉडी के लिए जो जी है वो नेगेटिव होता है जो कि प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, जिसको हम लोग वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, तब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो नहीं होती। तो हम लोग कह सकते हैं कि जी को हम लोग पॉजिटिव तब लेते हैं जब बॉडी जो है वो अर्थ सरफेस की तरफ मूव करती है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होती है, और जी की जो वैल्यू है तब हम लोग नेगेटिव लेते हैं जब बॉडी जो है वर्टिकली अपवर्ड होती है, यानी कि अपवर्ड मूव कर रही होती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो नहीं होती। अब हम लोग जो है इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो है वो उनको फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए देखेंगे कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो है वो क्या होती है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए हम लोग देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो सकती हैं जिसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो, तो और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे। इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो सकती है। तो अब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस को फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए इंटरप्रेट करके देखेंगे कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो क्या होती हैं। तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वो हमें कह सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए लिखें, सेकंड इक्वेशन मोशन को फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए लिखें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए लिखें। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं। तो अब देखें इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए हम लोग लिखेंगे जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो हम देखें हमारे पास जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास ए है वो जी से रिप्लेस हो जाता है। तो हम लोग इस ए की जगह हम लोग जी लिख देते हैं, और एस जो है वो एच से रिप्लेस हो जाता है।
हाँ, तो अब देखेंगे हमारे पास जो एक्सीलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसलिए ए जो है जी से रिप्लेस हो गया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास वी एफ, ये जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, फिर ये वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, ए जो है एक्सीलरेशन है, टी जो है वो हमारे पास टाइम है। तो इस एक्सीलरेशन को हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी से रिप्लेस कर देंगे इन केस ऑफ फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी। फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी के केस में, इन केस ऑफ फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी ऑन पुटिंग ए इज इक्वल टू जी, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास फिर क्या बन जाएगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी बन जाएगी हमारे पास, जिसमें वी एफ जो है हमारे पास इसमें फाइनल वेलोसिटी है, वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, और जी हमारे पास जो है एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, और टी है हमारे पास टाइम। अब इसी तरह हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी देखेंगे कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, और उसमें जो एक्सीलरेशन होगा हम लोग को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी से रिप्लेस कर देंगे, और एस जो होगा हमारे पास उसको हम हाइट से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, जिसमें एस जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और वी आई हमारे पास हाइट है, टी हमारे पास टाइम है, ए हमारे पास एक्सीलरेशन है, और ये टी स्क्वायर हमारे पास टाइम का स्क्वायर है। तो अब हमारे पास ये जो ए है यानी कि एक्सीलरेशन है, हम लोग उसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ रिप्लेस कर देंगे, जो कि हमारे पास जी होगा। तो इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में जब हम लोग ए की वैल्यू जो है वो जी से रिप्लेस कर देंगे और एस इज इक्वल टू को एच से रिप्लेस कर देंगे, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या बन जाएगी। तो जब हम लोगों ने एस को एच से रिप्लेस कर दिया, ए को जी से रिप्लेस कर दिया फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए या फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में, तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बन गई एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए आगे, जिसमें एच जो है हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट है, वी आई हमारे पास उसकी जो है इनिशियल वेलोसिटी है, टी हमारे पास टाइम है, और ये जो हमारे पास जी है वो हमारे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया कि जो हमारे पास एच है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट है, वी आई उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जी जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, टी हमारे पास टाइम है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, फिर हम लोग कहते हैं कि इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑन पुटिंग हम लोगों ने क्या पुट कर देना है, ए को जी से रिप्लेस कर देना, एस को एच से रिप्लेस कर देना। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन रिप्लेसमेंट के बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास जो बन के आई वो होगी एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो हमारे पास जो इस और फिर हम लोग लिख देंगे इसमें हमारे पास एच क्या है, वी आई क्या है, जी क्या है, टी क्या है। तो एच हमारे पास हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, वी आई उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जी है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, टी हमारे पास टाइम है। इसी तरह हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी लिखेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जब हम लोगों ने लिखा तो वो हम लोगों ने कैसे लिखा कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर, वी एफ स्क्वायर नेगेटिव वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर नेगेटिव वी आई स्क्वायर, जिसमें हमारे पास ए जो है एक्सीलरेशन है, एस जो है हमारे पास डिस्टेंस है, वी एफ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। जब हम लोग इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं कि एक्सीलरेशन को हम लोग जी से रिप्लेस कर दें, एस को हम लोग एच से रिप्लेस कर देते हैं। तो इन रिप्लेसमेंट के बाद जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास बन जाती है वो होती है 2gh, क्योंकि ए को हम लोगों ने जी से रिप्लेस कर दिया, एस को हम लोगों ने एच से रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई वो हमारे पास बन गई वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। फिर हम लोग बता देंगे कि इसमें वी एफ क्या है, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, जी हमारे पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एच हमारे पास हाइट है। तो वी एफ फिर हम लोग यहाँ पर वेयर लिखेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर बुलेट्स लगाकर बताएंगे कि वी एफ जो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, जी हमारे पास जो है वो एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी का, एच हमारे पास हाइट है। तो ये हमारे पास ये प्रॉपर तरीका है आपके पास कि अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आप लोग बताएं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पहले अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को पूछे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो ए जो है वो एच से रिप्लेस हो, ए जो है वो जी से रिप्लेस हो जाता है, एस जो है वो एच से रिप्लेस हो जाता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास फिर ये बन गई। फिर हम लोग उसमें बताएंगे कि इसमें ये जो हमारे पास टर्म्स है यानी कि वी एफ है जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, जी जो हमारे पास एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, एस जो है हमारे पास हाइट है। तो हम लोगों ने बता दिया कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या है।
स्टूडेंट इस टॉपिक्स में आपसे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पहले आप लोगों से पूछ सकते हैं कि अगर बॉडी पर बॉडी की मोशन जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, रेक्टिलिनियर मोशन हो और वो फ्रीली फार मूव कर रही हो, तो उस पर कौन सी फोर्स लग रही हो? उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है और रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो और वो फ्रीली फाल मूव कर रही है, तो उस पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। अब ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास इस टॉपिक्स में बनता है, वो है हमारे पास कि गलीलियो उसकी क्या ऑब्जर्वेशन थी। यानी कि गलीलियो की ऑब्जर्वेशन यही थी कि अगर हमारे पास वैक्यूम हो, वैक्यूम की कंडीशन हो, यानी कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो ना हो, तो जब हम लोग दो ऑब्जेक्ट जो कि डिफरेंट मैसेज रखते हैं उनको सेम हाइट से नीचे गिराए तो वो ज़मीन पर एक साथ पहुंचेंगे। और हाँ, फिर हमारे पास ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि जिन ऑब्जेक्ट का वेट कम होता है उन क्या उन पर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगती है कम। फिर आप लोगों को उससे पूछ लेंगे कि जी की वैल्यू क्या है, यानी कि जी की वैल्यू या कांस्टेंट रहती है, जी की वैल्यू क्या है, ये मून पर जी की वैल्यू क्या हो सकती है। फिर आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में कि जी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव कब होगी और जी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी। फिर आप लोगों से क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तब जी की वैल्यू के साथ कौन सा साइन आता है, और जब इनिशियल वेलोसिटी 0 के इक्वल नहीं होती तब जी की वैल्यू के साथ जो है वो साइन कौन सा आता है। फिर आप लोगों से पूछ लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए आप लोगों के पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या चीज़ है, यानी कि फ्री फॉल बॉडी के लिए हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस को कैसे लिखते हैं। तो ये जो आप लोगों को मैंने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन समझा दी की हैं, जो कि फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए कैसे लिखना है और पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मोशन अंडर ग्रेविटी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप लोगों के पास हर आने वाला नया लेक्चर पहुँच जाए और आप एग्ज़ाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसे मैं पढ़ाती हूँ हेडिंग्स देकर आप लोगों ने एग्ज़ाम्स में भी बिल्कुल वैसे लिख कर आना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकें और आप अच्छे मार्क्स से पास आउट हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।